हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो मैं ताराचंद सर आपके सामने। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा टॉपिक, दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अच्छा, इस टॉपिक में सबसे पहले हमने पहला टॉपिक लिया था, दैट इज नेचर एंड काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो लास्ट लेक्चर में हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज के लेक्चर में हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है ऑफर एंड इट्स एक्सेप्टेंस। तो सबसे पहले पहला पार्ट हम देखेंगे, दैट इज ऑफर। ऑफर के बारे में पूरा पढ़ लेंगे। ऑफर की डेफिनेशन, कब बोला जाएगा कि आपने किया हुआ ऑफर इज अ वैलिड ऑफर, ऐसा कब बोला जाएगा। जैसे हमने एक देखा था ना कि आपने किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट कब बोला जाएगा इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, उसके एनफोर्सिएबिलिटी के 10 एसेंशियल कंडीशंस थे। तो वैसे ही वैलिड ऑफर के भी 10 एसेंशियल कंडीशंस है। ये कंडीशन जिसमें पूरे होंगे, आई कैन से दैट इज अ वैलिड ऑफर। फिर हम देखेंगे डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद एसेंशियल कंडीशंस ऑफ वैलिड ऑफर, उसके बाद टाइप्स ऑफ ऑफर, फिर जाएंगे एक्सेप्टेंस पे। ठीक है, तो दो पार्ट में ये टॉपिक डिवाइडेड है। तो लिखिए सबसे पहले ऑफर या डेफिनेशन ऑफ ऑफर। लिखा डेफिनेशन ऑफ ऑफर। लिखिए, इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। पानी भी नहीं होगा तो थोड़ा सा पी लीजिए, क्योंकि थोड़ी सी डेफिनेशन लेंदी है, बाद में बताऊंगा कि उसको शॉर्टकट में कैसे याद रखना है। देखिए, when one person signifies his willingness to another, when one person signifies his willingness, कॉमा करके लिखिए जहां तक कि आपने लिखा, टू अनदर, कॉमा, टू डू और abstain from doing, लिख के देता। विलिंगनेस किस बात की, टू डू, और abstain from doing। abstain शब्द का मतलब क्या होता है? abstain शब्द का मतलब सुना है? हाँ, रोकना, बराबर, करेक्ट। abstain from doing और promise to do और abstain from doing। और done, promise to do or abstains from doing, or done or abstains from doing। When one person signifies his willingness to do or abstain from doing, or promise to do or abstain from doing, or done or abstains from doing something। something, क्या करने की? something with a view, comma, with a view to take the consent of that other, with a view to take the consent of that other, with a view to take the consent of that other to such act or abstinence, to such act or abstinence, comma, he is said to be he is said to be
making an offer. He is said to be making an offer. लिखा? He is said to be making an offer. सुनो भी, मैं समझा के देता पहले डेफिनेशन को, ठीक है? डेफिनेशन पहले समझा के देता, फिर मैं इसका शॉर्टकट बताऊंगा कि याद कैसे रखना है, ठीक है? सुनो, व्हाट इज ऑफर? हम जनरल सेंस में क्या कहते हैं, किसे ऑफर कहते हैं हम लोग? जैसे मैंने बोला, आई प्रपोज टू सेल माई स्कूटर फॉर ₹10,000. टीशा, आई प्रपोज टू सेल माई स्कूटर. प्रपोजल इज अ ऑफर. आई प्रपोज टू सेल माई स्कूटर फॉर ₹10,000. व्हाट इज दिस? इज माई ऑफर. और क्या, ये मेरा ऑफर है. तो सर डेफिनेशन इतनी खतरनाक काय के लिए लिखी है? तो डेफिनेशन भी उसके अकॉर्डिंगली है. मैंने बोला मुझे अपना स्कूटर केतकी, मुझे अपना स्कूटर 10,000 में तेरे को बेचना है. ये मेरा ऑफर है. ऑफर है यानी ही ये मेरी इच्छा है. इच्छा को इंग्लिश में बोला जाता है विलिंगनेस. क्या बोलते हैं? तो व्हाट इज ऑफर? इज द विलिंगनेस ऑफ द पार्टी. नहीं समझा? What is offer? Is the willingness of the party. पार्टी की जो इच्छा है, that is your offer. तो उसकी डेफिनेशन देखो अभी कैसे लिखी है. What is offer? When one person, इधर देखो, when one person signify, जाहिर करना, his willingness, मेरी इच्छा जो मैंने जाहिर की कि मेरे को मेरा स्कूटर 10,000 में बेचना है, is called as offer. खत्म. नहीं समझे डेफिनेशन? बहुत ही सिंपल है. When one person signify his offer to another, that willingness is called as offer. क्या बोला, एक बार बोलो. When one person signify his willingness, that willingness is called as offer. खत्म हो गई डेफिनेशन. तो सर ये क्या है? एब्सटेन, डू, डन. हाँ, ये 3 टेंस में लिखी हुई डेफिनेशन है. अब इच्छा जो है, नवीन, इच्छा जो है, आप बोल रहे कि आपने अपनी इच्छा जाहिर की, दैट इज कॉल्ड एज ऑफर. तो इच्छाएं 2 प्रकार की होती है. विलिंगनेस 2 प्रकार की होती है. विलिंगनेस टू डू समथिंग और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग. नहीं समझा? किसी ने कुछ करना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑफर. और कुछ करने से या दूर रहना, दैट मे बी द ऑफर. नहीं समझा? नहीं समझा? समझा था. मैंने बोला स्कूटर बेचूंगा, दैट इज माई विलिंगनेस टू डू समथिंग. ये समझा? अब क्या सुनना है? नॉट टू डू समथिंग, आई एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग. कुछ करने से दूर रहना, दैट मे बी द ऑफर ना. सही है ना? केस स्टडी सुना था. जैसे मेरा और रिया दोनों का घर अगल बगल में है. मेरा भी 3 फ्लोर है, उसका भी 3 फ्लोर है. मैंने 4th फ्लोर कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया, 5वां भी कर लूंगा बोला. रिया भागते भागते मेरे पास आई, बोले सर कंस्ट्रक्शन मत करो, आपका कंस्ट्रक्शन और ऊपर 2 फ्लोर चढ़ाने से मेरे स्टडी रूम है आपके बाजू में ही, मेरे स्टडी रूम में अंधेरा आएगा. पहले मेरे जीवन में अंधेरा, ऊपर से स्टडी रूम में अंधेरा. आप मत करो कंस्ट्रक्शन. ठीक है, मैं 5वां फ्लोर नहीं करता एटलीस्ट कंस्ट्रक्शन. पे मी ₹2 लाख. नहीं समझा? मैं कंस्ट्रक्शन करने से दूर रहूंगा, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग. नहीं समझा? इज अ वैलिड ऑफर यार, इज नॉट इनवैलिड, इज वैलिड. सर इलीगल था क्या 5वां फ्लोर कंस्ट्रक्ट करना? नहीं था, मेरे पास FSI था उतना. FSI समझता है कि नहीं समझता? नहीं समझता. आपका जितना प्लॉट है उस प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन करने के लिए नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने FSI सैंक्शन किए हैं. नॉर्मली FSI सारी जगह पे 1 का है. 1 यानी 2000 स्क्वायर फीट का प्लॉट होगा तो 2000 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन होगा. नहीं समझा? यानी फॉर एग्जांपल ये आपका प्लॉट है 2000 स्क्वायर फीट, आपने इतना कंस्ट्रक्शन किया, इतना ही करते ना अपन, पूरा थोड़ी कर डालते, कंपाउंड छोड़ना पड़ता ना. ये नहीं छोड़ते क्योंकि ये कमर्शियल है.
बाकी तुम्हारे घर में अगर घर होगा तो कंपाउंड छूटे होंगे ना रे, कि एकदम कंपाउंड से बिल्डिंग चढ़ा डाली ऊपर, आके तोड़ते वो लोग 10 फीट दूर चाहिए। सुना है क्या रूल? नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अनुसार प्लॉट 10 फीट दूर चाहिए घर कंस्ट्रक्शन। तो ये जगह छूट गई ना, नहीं छूटी? हाँ, तो पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर, 2 फ्लोर तो चढ़ते ही चढ़ते, आया वक्त तो तीसरा भी चढ़ता। दैट इज FSI। यानी 2000 स्क्वायर फीट पे, अभी गंदेश के लिए मैंने लिया हुआ प्लॉट 1800 स्क्वायर फीट का है, इज अ कॉर्नर प्लॉट, FSI 1 का ही है, लेकिन मुझे 3 फ्लोर चढ़ाने ऊपर। तो मैंने क्या किया, एक का FSI यूज किया, यानी 1800 में 1800 का कंस्ट्रक्शन, 2 फ्लोर जा रहे 1150 यानी 2200 वगैरह 2300। प्लॉट 1800 का ही है, 2300 जा रहे हैं, और तीसरा मेरा रेसिडेंशियल बनने वाला है ऊपर वहीं पे। नीचे साक्षी ने पुकारा, ओ ताराचंद सर, तो सीधा नीचे, क्या डाउट है भाई बता। लेकिन मैं ऐसा करने वाला, पर्सनल लाइफ पूरी अफेक्ट हो जाएगी उसमें। ग्रिल गेट लगा दूंगा, लिफ्ट नीचे से सीधी ऊपर जाएगी मेरे घर पे, नॉट डाउट, वर्किंग आवर्स में, नॉन वर्किंग में नहीं। बीवी भगा डालेंगी मेरे को। फिलहाल बीवी बहुत शांत है, मस्त खुश है। पूछो क्यों? क्योंकि मैं कोरोना है तो ज्यादा समय घर पे रहता। अदरवाइज क्लासेस शुरू हुई कि वह संडे भी इधर ही रहता, गाली खानी पड़ती है। तो 1800 पे 1800 का कंस्ट्रक्शन, 2 फ्लोर, तीसरा FSI मैंने 1.25 का परचेस किया, परचेस एक्स्ट्रा पैसे देके नागपुर यूनिवर्सिटी को, सॉरी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, यानी मैंने 0.66 का FSI खरीद डाला। उसके लिए मुझे देने पड़े 4 लाख रुपए के आसपास। मस्त कमाई है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की। मैंने अब तक के ईट भी नहीं चढ़ाई, अब तक के गवर्नमेंट खा चुकी है मेरी तरफ से रजिस्ट्री के 5 लाख, सैंक्शन के 4 लाख, और नहीं एक्स्ट्रा FSI के 4 लाख, और कंस्ट्रक्शन सैंक्शन के 2 लाख, 6 लाख और खा डालेंगी। यानी ईट एक भी नहीं रही, छत एक भी नहीं मिला, और गवर्नमेंट 11 लाख रुपए खा के बैठ गई है। बिल्डिंग चढ़ी ही नहीं अब तक के। यानी बहुत खतरनाक सिस्टम है अपना। तो समझा, दैट इज FSI। तो मैंने बोला ठीक है, FSI है, लीगल है मुझे 5वां फ्लोर कंस्ट्रक्ट करना, लेकिन मैंने बोला कि आई विल नॉट कंस्ट्रक्ट 5th फ्लोर, पे मी 2 लाख रुपीज। इज अ वैलिड ऑफर। और ऑफर कैसा है? टू डू समथिंग, कि एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। मेरे घर में किराए से तीशा रहती है, 1 साल का बॉन्ड था, 1 साल समाप्त हो चुका है। व्हाट इज माई राइट कि मैं इसे घर खाली कराऊं और भगा दो? ये मेरा राइट है। लेकिन तीशा मेरे पास आई, उसने बोला कि सर फिलहाल मुझे मत भगाइए, मुझे और 6 महीने का समय दीजिए, मैं घर ढूंढती और लगे तो फिर शिफ्ट हो जाती। मैंने बोला ठीक है, आई विल नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट यू। बॉन्ड खत्म हो चुका है 1 साल का, अगर आप नहीं निकलते देन आई विल फाइल अ सूट अगेंस्ट यू, और तुझे निकाल दूंगा। सर बर्तन फिरतन फेंक के नहीं निकाल सकते क्या? नहीं, दैट इज इलीगल डिस्पोजेशन। क्या बोलते हो उसे? उसके पास पोजीशन है ना, इलीगली भगा डालो उसको डंडे बिंडे मार के, तो दैट इज इलीगल डिस्पोजेशन। एंड इलीगल डिस्पोजेशन में मैं ही अंदर हो जाऊंगा। जो भी उसे डिस्पोजेस कराना है तो कैसे करना पड़ेगा? लीगली करना पड़ेगा। तो फाइल अ सूट उसके लिए, फिर वो लीगली डिस्पोजेस हो जाएगी। तो मेरे पास ये राइट है। लेकिन वो क्या बोल रही है? सर मुझे 6 महीने और चाहिए। मैंने बोला ठीक है, आई विल नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट यू, पे मी 2000 एक्स्ट्रा रेंट। नहीं समझा? कैसा है प्रपोजल? टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। ये तो केस स्टडीज थे, सादे सादे एग्जाम्पल देता, सादे सादे एग्जाम्पल। मैंने बोला नवीन, गंदेश के लड़कियों के पीछे लगना छोड़ दे, मैं तेरे को 5000 रुपए दूंगा। कैसा है ऑफर? टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। मैंने बोला खुशी छोड़ दे, 2000 रुपए दूंगा स्मोकिंग। कैसा है ऑफर?
एब्सटेन फ्रॉम, सिगरेट पीना छोड़ दे, मैं तेरे को 2000 रुपए दूं, एब्सटेन फ्रॉम। पापा ने बोला उर्वी सीए बन के बता दे, नई गाड़ी दिलाऊंगा, टू डू समथिंग। हाँ वही बोला, नहीं तो बोलते एब्सटेन फ्रॉम। समझ गया सबको? हाँ, तो ऑफर बोले तो विलिंगनेस दोनों प्रकार की हो सकती है। किसी ने किसी का कुछ करना, दैट मे बी द ऑफर, और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, दैट मे बी द ऑफर। सर ये अब ऐसा क्यों लिखा है, टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग? किसी ने कुछ किया या करने से दूर रहा। प्रॉमिस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, डन और एब्सटेन। कुछ करेगा, करने से दूर रहेगा। नहीं समझा? किसी ने कुछ कर डाला, करने से दूर रह डाला। समझा क्या? एंड इज अ कंसिडरेशन फॉर ऑल्सो, ऑफर तो है ही, आगे पढ़ेंगे। ये समझा है सबको? हाँ। विथ अ व्यू, विथ अ व्यू, ऐसा विलिंगनेस मैंने तीशा तुम्हारे सामने क्यों रखा? विथ अ व्यू टू टेक द कंसेंट ऑफ अदर। मैंने बोला मुझे मेरी स्कूटर 10,000 में सेल करनी है। व्हाट इज दिस? इज माई विलिंगनेस टू डू समथिंग। इस विलिंगनेस को मैंने तीशा के सामने रखा। क्यों रखा? टू टेक द कंसेंट ऑफ तीशा टू सच एक्ट। जो मैं कर रहा हूं उसके लिए तेरा कंसेंट चाहिए, या जो करने से दूर रह रहा उसके लिए तेरा कंसेंट चाहिए। बात समझी? He is said to be making an offer. ऐसा बोला जाएगा कि वो क्या कर रहा है? ऑफर दे रहा है। और जब आप अपना कंसेंट दे दोगे उसे क्या बोला जाएगा? एक्सेप्टेंस। तो वो एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन में कल आएगा। When the person to whom the offer was made signify his consent thereto, that is called as acceptance. नहीं समझा? When a person to whom the offer is made signify his consent thereto, और ऑफर में क्या आया है? When one person signify his willingness to do something or abstain from doing something with a view to take the consent of other to such act or abstinence is called as offer. सर शॉर्टकट बहुत ही सिंपल है। When one person signify his willingness, it's called as offer. थोड़ा ये किसके लिए? एकदम बुद्धू बच्चों के लिए रिया, तुम नहीं, मैं बता रहा। When one person signify his willingness to do, sorry, his willingness is called as offer. अब तेरे से थोड़ा अच्छा वाला बुद्धू होगा तीशा, उसके लिए डेफिनेशन और थोड़ी बड़ी। When one person signify his willingness to do or abstain from doing something is called as offer. नहीं समझा? उससे थोड़ा और अच्छा वाला बुद्धू। When a person signify his willingness to do or abstain from doing something with a view to take the consent of other to such act or abstinence is called as offer. एकदम तोड़ इंटेलिजेंट पूरा। When one person signify his willingness to another to do or abstain, काय की willingness लिखना पड़े, काय की willingness to do or abstain from doing something, promise to do or abstain from doing, done or abstains from doing with a view to take the consent of other to such act or abstinence. नहीं समझा? He is said to be making an offer. ऐसा बोला जाएगा कि वो पार्टी क्या कर रही है? ऑफर कर रही है। क्लियर है सबको? चलो आगे। अब आपने किया हुआ ऑफर वैलिड है ऐसा कब बोला जाएगा? What are the essential elements or condition of valid offer? तो these are the essential elements or conditions of valid offer. आगे बढ़ने से पहले एक केस स्टडी। एक केस था लक्ष्मण शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का। क्या बोला मैंने? गौरी दत्त। हाँ, वो लालमन शुक्ला है शायद थोड़ा सा याद नहीं आ रहा मुझे, एक बार कंफर्म करना। सर कैसे करेंगे? गूगल पे जाओ, दिख जाते। जो फेमस केसेस रहते ना वो गूगल पे जाते बराबर दिख जाते। और ऐसा नहीं, एक मैटर को लेके एक केस नहीं रहता, 10-10, 15-15 केस रहते हैं। मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड था, LLB LLM के समय है, शायद LLM के समय है। LLM बोले तो मास्टर ऑफ लॉ,
पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन लॉ। तो उसको बोलता था केसेस पूरे लिखे क्या? हाँ पूरे लिख के आता। बोले मैं इतने सारे लिखता कैसे? कितने लिखता तू? बोले 4-5 लिख डालता। बोला इतने लिखते कैसा तू? क्या है बोले उसमें? सर बोले मस्त भाई के नाम कोई भी लिख डालने का। बोले हुई थी वो केस। पैटर्न ध्यान में रख दिया था। AIR ऑल इंडिया रिपोर्टिंग नंबर 365/2/1995 की केस। अब 1995 इतना ध्यान में नहीं रहता, वो कोई नहीं लिखता, सिर्फ केस का नाम लिखते। AIR लिखता, कॉमा देता, लिख देता था गौरी पंत वैद्य राहुल रॉय। देखते बैठो। वो ढूंढेंगे ना सर, बोले किधर हुई थी केस? मैं क्या के लिए ढूंढूं? तो कुछ भी लिख के आ जाता था। तो लालमन शुक्ला या फिर लक्ष्मण शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, ये तो पक्का है, ठीक है, की केस थी। अब हुआ किस्सा ऐसा था कि एक दिन मेरा डॉगी खो गया। डॉगी बोले तो कुत्ता, हाँ कुत्ता खो गया। अब कुत्ता खो गया तो मैं दुख में था। मेरे दुख में शामिल होने के लिए भावेश तुम सब लोग आ गए गंदेश में, मुझे क्या बोलते हैं सहानुभूति दी वगैरह। हाँ तो सर बहुत बुरा हुआ, आपका कुत्ता खो गया, ऐसा वैसा। आपके आने से पहले मैंने अपने सर्वेंट भावेश को डॉगी ढूंढने भेज दिया था। वो गया और तुम लोग आए। तुमने बहुत मेरे को एकदम सेंटिमेंटल रिया ने कर डाला, जाने दो सर, ढोकले खाओ, कुत्ते को ढूंढेंगे अपन मिल के ढूंढ। सेंटिमेंटल होके मैंने तुम्हारे सामने एक अनाउंसमेंट कर दी कि जो मेरे कुत्ते को ढूंढ के लाएगा उसे मैं 5,000 रुपए, 5 लाख बोल 5,000 रुपए दूंगा। ये अनाउंसमेंट कर डाली। अनाउंसमेंट सुन के तुम लोग चले गए। उधर से भागते भागते भावेश आया और डॉगी उठा के लेके आया, डॉगी दे दिया और चला गया। उसके बाद भावेश भी साक्षी के ही क्लास में पढ़ता है, सीए कर रहा है मेरा सर्वेंट भी। उसको पता चल गया है भावेश तुम डॉगी लाया क्या रे सर का? बोले हाँ मुझे मिला, बराबर ढूंढ के लाया। 5,000 मिले क्या? बोले नहीं। बोले मांगना पहले कंजड़ है वो, 5,000 रुपए मांग। मारवाड़ियों को पढ़ा पढ़ा के मारवाड़ी बन चुके, 5,000 मांग। उन्होंने बोला था ना जो ढूंढ के लाएंगा 5,000 दूंगा। भावेश भागते भागते मेरे सर मेरे 5,000 लाइट मैंने देता। बोले ऐसे कैसे नहीं दूंगे, तुमने ऑफर दिया था कि बाबा जो ढूंढ के लाएंगा उसको 5,000 दूंगा। मैंने उसे करके बताया, एक्सेप्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। आप अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म करो, अदरवाइज आई विल फाइल अ सूट अगेंस्ट यू। बोला जा, कोर्ट में गया, केस फाइल कर डाली। बताइए जजमेंट किसके फेवर में आएगा? मेरे? पक्का? सोच लो, चलो 2 मिनट और दिए। जो केस हुआ था गौरी दत्त का, उसका कुत्ता नहीं, उसका भांजा खो गया था। मैंने कुत्ता कर डाला, नहीं तो उधर भी कुत्ता ही लिख के आऊंगे तो। उसका भांजा खो गया था, नेफ्यू को गया था। हाँ ठीक है, तो हाँ किसके फेवर में? मेरे तो भर के रखा है इसने। क्यों? जब तो ऑफर तो हुई थी ना। पहली लाइन पढ़ ली है तुम। पहली लाइन नहीं पढ़ते ना तुम तो पक्का तुम्हारा आंसर सर सर्वेंट 100% तुम्हारा आंसर वही था। तुमने अभी लिखने के चक्कर में पहली लाइन तुम लोगों ने पढ़ ली है ना। तो रूल कहता है एन ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। जब मैंने ऑफर दिया वो उसको कम्युनिकेट हुई नहीं थी। उसने जो परफॉर्म किया वो तो वॉलंटरीली किया ना, ऑफर सुन के किया। क्या उसे परफॉर्म करने के लिए वो लीगली बाइंड था क्या? ऑफर सुन के नहीं था। तो ही हैज परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन वॉलंटरीली। वॉलंटरीली समझा? मैंने उस दिन भी बताया था वॉलंटरीली अगर तुम कुछ परफॉर्म करते हो तो वो कंसिडरेशन माना नहीं जाएगा। बात समझ में आई? तो इसलिए साक्षी पहला रूल है, आपने किया हुआ ऑफर वैलिड ऑफर तभी माना जाएगा when it is communicated to the offeree, otherwise नहीं। I am offerer, he is offeree। ठीक है।
मैं सील चेंज कर गया। हाँ, क्लियर है सबको पॉइंट? चलो कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद कंडीशन नंबर 2, तो पहला क्या देखा हमने, आपने किया हुआ ऑफर वैलिड ऑफर तभी माना जाएगा जब वो ऑफर को कम्युनिकेट हुआ हो, अदरवाइज नहीं। हाँ, एन ऑफर मस्ट बी लॉफुल। मैंने बोला भावेश तेरे बीवी को तलाक दे दे, 5 लाख रुपए देता, कैसा है? अनलॉफुल ऑफर है। मैंने बोला साक्षी जा रिया के साइकिल की हवा छोड़ के, रिया की नहीं, रिया के साइकिल की हवा छोड़ के 500 रुपए दूंगा, क्या है? अनलॉफुल। जा साक्षी धमाका करके आ, अनलॉफुल ऑफर है ना। तो ऑफर मस्ट बी लॉफुल। एन ऑफर शुड नॉट बी प्रोहिबिटेड बाय इंडियन पेनल कोड। क्या बोला मैंने? इंडियन पेनल। ठीक है, लिखते समय मैं ड्राफ्ट करते समय लिखूंगा एन ऑफर मस्ट बी, तुम मत, बट तरीका बता रहा, ड्राफ्टिंग स्किल बता रहा। लिखते समय मैं लिखूंगा एन ऑफर मस्ट बी लॉफुल, इट शुड नॉट बी प्रोहिबिटेड बाय इंडियन पेनल कोड। फॉर एग्जाम्पल X ऑफर टू Y टू किल Z फॉर ₹5 lakhs। नहीं समझा? एग्जाम्पल समझा? X ने Y को ऑफर दिया कि तू Z को उड़ा दे, मैं 5 लाख रुपए देता। दैट इज इलीगल ऑफर। क्लियर है सबको? एन ऑफर मस्ट बी सर्टेन। रिया मेरी गाड़ी खरीद ले, 10,000 12,000 जो अच्छा लगेगा, रीजनेबल फॉर यू, मेरे को दे दे। कैसा ऑफर? Because the terms and condition of the offer is not clear, that's why it is uncertain. समझा सबको? ड्राफ्ट करते समय आंसर मैं लिखूंगा, ड्राफ्ट करते समय लिखेंगे an offer must be certain. That means the terms and condition of the offer must be clear. For example, X promised to sell 100 liter oil for ₹1,000 to Y. What is uncertain here? Which kind of oil is not mentioned. That's why this is uncertain offer. Uncertain contract नहीं बोलने का, uncertain offer बोलने का, क्योंकि अपन दिशा अभी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में नहीं, ऑफर के बारे में लिख रहे हैं। ये वाली एसेंशियल कंडीशन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की भी थी कि कॉन्ट्रैक्ट शुड बी सर्टेन। याद है क्या? उस समय मैं आंसर कैसे ड्राफ्ट करता? Contract should be certain. That means the terms and condition of the contract लिखा मैंने शब्द। अभी क्या चल रही बात? ऑफर की। तो मैंने क्या लिखा? The terms and condition of the offer should be clear. समझा वर्डिंग कैसे चेंज करना है? चलो आगे। चौथा, an offer must create legal obligation upon the parties। मुझे लगता है ये भी पता है सबको, हो चुका है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में पॉइंट। मैंने बोला गुनगुन खाने पे आ जाना शाम को, मैं खाना खिलाऊंगा। गुनगुन बोली ठीक है सर, फ्री में मिलेगा, मैं आऊंगी। दिस इज सोशल इन्विटेशन ना, इज अ सोशल अग्रीमेंट। आई प्रॉमिस टू provide lunch to Gungun is a social promise. In this case there is no legal obligation on me, there is a social obligation। याद है? हाँ, मेरे ऊपर कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, मैं लीगली बाइंड टू परफॉर्म नहीं हूं। सो ऑफर ऐसा होना चाहिए, जो मैंने बोला ना गुनगुन खाने पे आ जा, ये ऑफर था, लेकिन इट्स जस्ट अ सोशल ऑफर। ऑफर ऐसा होना चाहिए which should create a legal obligation upon the parties. It should not create social obligation. समझा कैसे लिखना है? तो ड्राफ्ट करते समय आंसर, ड्राफ्टिंग है पर लॉ में अपने को, तो मैं लिखूंगा तीशा कि ऑफर मस्ट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन अपॉन दी पार्टीज। फॉर एग्जाम्पल, बस इतना लिख के फॉर एग्जाम्पल पे जाऊंगा। X invites B on dinner. This is a social offer and the social offer will not create
सोशल ऑफर विल नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस, आप बोलने की कोशिश करिए, अपॉन दी पार्टीज, इट विल क्रिएट सोशल ऑब्लिगेशंस एंड द पार्टीज आर नॉट लीगली बाइंड टू परफॉर्म आगे दी सोशल ऑब्लिगेशंस। समझा? ऐसे लाइंस बनाने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे, इट्स अ ड्राफ्टिंग स्किल। क्लियर है सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। एन ऑफर मस्ट नॉट बी नेगेटिव, इसी को कहा जाता है साइलेंस नॉट अमाउंट टू ऑफर। या बोलते समय उर्वी में कहूंगा कि आपके ऑफर में ऐसा स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए कि योर साइलेंस इज अमाउंट टू योर एक्सेप्टेंस। यानी मैंने एक ऑफर दिया कि साक्षी तेरा घर मैं खरीद रहा हूं 5 लाख रुपए में, मुझे खरीदना है, तेरा घर मुझे खरीदना है। सर घर तो उसका है, वो बेचेंगी, वो ऑफर करेंगी, आप क्यों कर रहे हैं? ऐसा किसी को लग रहा है? लग रहा है? तो फिर तुम गधे हो। ऑफर कोई भी कर सकता है, घर तेरा हो किसी का भी हो। नहीं समझा? वो बिल्डिंग किसकी है? मैं जाके बोलूंगा ये बेचता क्या रे, 5 करोड़ रुपए देता। नहीं समझा? इस ऑफर आवश्यक नहीं है बिल्डिंग मैं है, मेरी है तो मैं ही ऑफर दूंगा, बेचने निकालूंगा। क्यों भाई? अरे समझा क्या? हाँ, तो गधा मैं भी था, क्योंकि मैं जब स्टूडेंट था सीएस फाउंडेशन का, तो मैं भी यही सोचता था, साला ऑफर इसने दी कैसे, घर तो इसका नहीं था। फिर विखे जैन सर थे, उन्होंने मुझे समझाया था भाई ऑफर कोई भी दे सकता है, आवश्यक नहीं है घर तेरा है, वस्तु तेरी है, तो तू ही ऑफर करेगा। सामने वाले को पसंद आई तो वो विलिंगनेस रखे। ऑफर यानी क्या? विलिंगनेस। मोबाइल पसंद आ गया, कितके ओ कौन से क्या बोलते उसे, ईयरफोन पसंद आ गया, मैंने बोला बेइज्जती करे 50 रुपए में। अरे खराब लगे लेकिन इज माय वैलिड ऑफर। नहीं समझा? इज माय वैलिड ऑफर। एक्सेप्ट करना है कि नवीन रिजेक्ट करना है, ये ऑफर ही की, इसमें कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी बना है। तू हाँ बोलेगी उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ना, देन वी आर लीगली बाइंड टू परफॉर्म आवर ऑब्लिगेशंस, अदरवाइज नहीं। समझा? तो an offer must not create a legal must not contain a condition that silence is amount to your acceptance। यानी क्या? जैसे मैंने बोला साक्षी तेरा घर मेरे को खरीदना है, 2 लाख रुपए में खरीदता, तुझे बेचना है क्या बता दे, अगर नहीं बोली 24 घंटे में कुछ तो समझ लूंगा अपना कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तूने मेरे को बेच डाला। नहीं समझा? सही है क्या ऐसा? मैं अपने ऑफर में नेगेटिव टर्म्स डाल रहा कि तू कुछ नहीं बोलेगी तो मैं मान के चलूंगा कि तेरा हाउ था भाई, यानी योर साइलेंस इज अमाउंट टू योर एक्सेप्टेंस। यस, ऐसा मैं मान के चलूंगा। सही है ऐसा टर्म रखना अपने ऑफर में। काय के लिए? उसको बोलना है तो आएंगी ना वो, तू काय के लिए होशियार की बता रहा? तू नहीं बोली तो मैंने खरीद डाला, समझ लूंगा। उसको खरीद बेचना है तो वो आएंगी ना बोलने के लिए, यस आई एक्सेप्टेड योर प्रपोजल। नहीं बोली तो वो किसी का आंसर देने के लिए वो बाइंड नहीं है। यानी ये मैं बोल नहीं सकता है दीपिका पादुकोण 2 दिन में मेरे घर पे आके बता तेरे कार बेच रही कि नहीं 2 लाख में, नहीं तो मैं समझूंगा तूने खरीद डाली, फिर तो दीपिका पादुकोण बाइंड हो जाएंगी मेरे घर पे आने के लिए वो भी। ऐसा अगर अलाउड किया तो, है ना? वो बाइंड नहीं है। उसका साइलेंस क्यों उसका एक्सेप्टेंस माना जाएगा? एक्सेप्टेंस देना है तो रिटर्न ओरल कैसे ना कैसे मेथड से देगी ना। समझा? कौन कौन से देखे? An offer must be communicated, an offer must be lawful, an offer must be certain, an offer should create legal obligations upon the parties। 4, an offer must not be negative, और कुछ छोटा हो गया। There must be a final willingness in my offer। जो भी ऑफर आप दोगे उसमें आपका फाइनल विलिंगनेस रहना चाहिए। सर कैसे? जैसे अगर कोई 20,000 रुपए दे तो मैं मेरा कैमरा बेचू, बताओ वैलिड ऑफर और नॉट?
है कि नहीं है? नहीं है। मैं सॉरी, इंग्लिश में ज्यादा बेटर होगा, यहाँ हिंदी में वर्डिंग अलग निकलते हैं। आई मे सेल माई कैमरा इफ समबडी पे मी ₹20,000। हाँ, मैं शायद बेचूं, अगर कोई मुझे 20,000 दे तो शायद मैं बेचूं। है कि इसमें मेरा फाइनल विलिंगनेस? तो ये वैलिड ऑफर भी नहीं है। मेरा अभी एक फ्लैट मैंने लिया, घूमते घूमते उर्वी आ गई फ्लैट पे। उसने देखा मस्त है घर, सर ने लिया हुआ, मस्त हॉल, टेरेस भी है, ये भी है, ऊपर छत भी है, वगैरह वगैरह। उसने बहुत तारीफ की। तारीफ की तो अपन भी चने के झाड़ पे चढ़ जाते ना। तो मैंने बोला उर्वी तेरे को बहुत ही पसंद आया है क्या फ्लैट? जा खरीद ले, जा जा, जो देना है तेरे को 2 लाख रुपए दे दे, खरीद ले। मजाक में बोलते ना अपन। भाई गई और 1 घंटे में 2 लाख रुपए लेके आ गई बोरे में। बोले लो सर। क्या मैंने जो बोला स्टेटमेंट, क्या उसमें मेरा फाइनल विलिंगनेस था? तो वो वैलिड ऑफर भी नहीं था। तो तूने 2 लाख रुपए लेके आई तो वो एक्सेप्टेंस कैसे मानू तेरा, जब वैलिड ऑफर ही नहीं था? कशिश बात समझी? हाँ, तो इसलिए एन ऑफर टू बी अ वैलिड ऑफर देयर शुड बी अ फाइनल विलिंगनेस ऑफ द ऑफरर। क्लियर? देन एन ऑफर मे बी कंडीशनल। ऑफर कंडीशनल भी हो सकता है। कैसे? मैं अपना फ्लैट किराए पे दूंगा अगर खुशी आप नॉनवेज नहीं खाओगे तो। क्या नहीं खाओगे? ठीक है। कितकी नहीं खाती? रिया भी खाती क्या? नहीं खाती? मारवाड़ी सर। मारवाड़ी? अरे बाप रे। खाती या नहीं वो बता। नहीं ना। और कौन कौन खाते? 1 बस, 2 और ये 3, बाकी कोई नहीं खाता नॉनवेज। बराबर, इस एरिया में ना कम ही खाते। ये मैक्सिमम क्राउड मारवाड़ी बुज्जू लोगों का रहता, वो खाते ही नहीं। और भी नहीं खाते, एक भी नहीं खाते। अरे क्या यार, मुर्गी ने क्या बिगाड़ा तेरा? हाँ? किसको? मुर्गी को? अरे मुर्गी को नहीं मारूंगा तो फिर बाबा मुर्गियां बहुत जगह जगह मुर्गियां दिखे। रिप्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है उनकी? हर दिन एक लड़का पैदा करेंगी। बता क्या करेंगी? इतनी मुर्गियां दिखेंगी जिधर उधर। भगवान ने इसीलिए उनकी रिप्रोडक्शन कैपेसिटी ज्यादा दी है, क्योंकि पता है इनको खाना पड़ता। नहीं नहीं, मैं तो खा ही लेता। मैंने तो कल ही मुर्गी खाई। मुर्गी नहीं खाएंगे तो मुर्गियां दिखेंगी। ऐसा होगा? हाँ, मुर्गी खाना चाहिए। मैं जब रामदासपेट हेड ऑफिस में था, हमारा बहुत झगड़ा होता था नॉनवेज वेज वालों का। कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन थे और कुछ मारवाड़ी और देशस्थ ब्राह्मण नॉन वेजिटेरियन थे। तो एक मैडम थी, उनके साथ मेरा रोज कंट्रोवर्सी। या हमने अगर उधर मंगाया कुछ नॉनवेज, खरे सर लेके आते थे, डायरेक्टर्स कैबिन में हम बैठते थे खाने के लिए। मिसेस गंदे आई इसके पहले खा डालते थे, क्योंकि गालियां मिलती थी, बहुत पढ़ाने वाले स्पॉट पे तुमने नॉनवेज लाया। इस बात को लेके तो बहुत कंट्रोवर्सी होती थी। एक दिन मैडम और मेरी इतनी बहस हो गई कि बोले तुम लोग हत्यारे हो, तुम मुर्गियों को मारते, तुमको इसका पाप लगेगा, इतना पाप आंख पे लेके तुम लोग कहाँ जाओगे? बोला मैडम तुम अंडा खाते क्या? बोले हो अंडा खाती मैं। बोला मुर्गी तो बछड़ा देके गई थी ना, तुम तो बाल हत्यारे हो। तुम लोग बाल हत्या करते। बोला मुर्गी के बेचारे पिल्ले को मार डालते, काट डालते अंडे से बाहर निकलने के पहले ही। तो कंट्रोवर्सी चलती थी।
बहुत क्वेश्चन मार्क है, एग इज अ वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, ये आज तक के क्वेश्चन मार्क है, लेकिन मुझे लगता है इज अ वेजिटेरियन, सॉरी इज अ नॉन वेजिटेरियन, क्योंकि उसमें से अंकुर तो फूटने वाला था ना, बछड़ा तो बाहर आने वाला था। हाँ, ये बात अलग है कि वो जब तक कि हीट नहीं लगेगी और कुछ दिन नहीं होते तब तक के नहीं होता, इसलिए कुछ लोग बोलते कि हाँ एनिमल से ही आ रहा है, तो दूध पीती तो एनिमल से आ रहा है, फिर तू तो नॉन वेजिटेरियन है। हाँ चलो आगे, क्लियर है सबको ये? तो मे बी कंडीशनल, यानी मैंने ऑफर दिया कि वह नॉन वेजिटेरियन हो तो ही मैं घर किराए पे दूंगा, वेजिटेरियन हो तो नॉन वेजिटेरियन इज अ वैलिड कंडीशन। मेरा शॉप है, मेरे शॉप के बगल में एक ब्लॉक मेरा ही खाली पड़ा हुआ है, मैं मेरे ब्लॉक में चप्पल जूते बेचता, मैंने बोला बाजू वाला ब्लॉक मेरे को किराए पे देना है 10,000 रुपए पर मंथ, लेकिन प्रोवाइडेड कंडीशन कि कोई चप्पल जूते की दुकान नहीं लगाएगा, मेरी साथ कंपटीशन हो जाएंगी। इज अ वैलिड कंडीशन और नॉट? वैलिड है? कहने का मतलब विद अ कंडीशन आप ऑफर दे सकते हो, लेकिन चलो और एक किस्सा, मैंने बोला मेरी गाड़ी है पल्सर पड़ी हुई केतकी, मैं तेरे को बेचता, नौबत खराब आई है इसलिए मैं तेरे को बेचता, नहीं तो बेचता भी नहीं, 10,000 रुपए में लेके जा, लेकिन कल जाके तुझे रीसेल करनी है तो तूने फर्स्ट प्रायोरिटी मुझे देनी चाहिए। इज माई कंडीशन, इज इट वैलिड कंडीशन, वैलिड ऑफर और नॉट? क्या मैं ऐसा बोल के कि बाजू वाला ब्लॉक किराए पे देता लेकिन चप्पल नहीं बेचने का, गाड़ी बेचता लेकिन रीसेल करना है तो पहले मेरे को ही, मैं किसी के एंजॉयमेंट पे रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगा रहा? लगा रहा? हाँ कि नहीं लगा रहा? लगा रहा? कहने का मतलब यह है कि फाइनल स्टेटमेंट बता रहा हूं, एन ऑफर मे बी कंडीशनल हो सकती है, ये तो तुमको समझ गया, बट द कंडीशन शुड बी वैलिड, इनवैलिड नहीं होनी चाहिए। सर इनवैलिड कब मानी जाएगी? ऐसी कोई कंडीशन जो किसी के एंजॉयमेंट को टोटली रोके, नहीं समझा? इज नॉट अ वैलिड कंडीशन। लेकिन अभी तक के जो केसेस हमने डिस्कस किए उस सब में पार्शियल रेस्ट्रेंट था, फुल्ली रेस्ट्रेंट नहीं था, एंड द पार्शियल रेस्ट्रेंट इज अलाउड, फुल्ली रेस्ट्रेंट इज नॉट अलाउड। रेस्ट्रेंट बोले तो रुकावट, रोकना। हाँ, मैंने क्या किया? पार्शियली रेस्ट्रेंट किया इसे बोला कि मैं गाड़ी बेच रहा हूं, तुझे अगर बेचना है तो प्लीज फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे को देना। मैंने ये थोड़ी बोला मेरे कुछ 12,000 में बेचना, मैंने ये थोड़ी बोला तू किसी को बेचने का नहीं। दिस इज फुल्ली रेस्ट्रेंट, नहीं समझा? ये इनवैलिड कंडीशन है। अगर ऐसी कंडीशन रख के अगर कशिश में इसे बेचता हूं गाड़ी, तो उस कंडीशन के लिए ये बाइंड बिल्कुल नहीं है। अगर कल जाके इसने बाइक, मैंने बोला बाइक बेचने का नहीं, मैं तेरे को बेच रहा, बेचने का तूने नहीं बेचने का, मैं तेरे को बेचूंगा। कल जाके इसने बेच डाली कशिश तेरे को, मैंने सूट फाइल की, किसके फेवर में जजमेंट आएगा? मेरे के उसके? उसके। कोर्ट सीधा बोलेगा तुमने जो कंडीशन रखी थी बाबू इनवैलिड थी, फुल्ली रेस्ट्रिक्शन अलाउड नहीं है। आप ओनर बन रहे हो और रेस्ट्रिक्शन के साथ ओनर बन रहे, कैसे चलेगा? पार्शियल रेस्ट्रिक्शन चलता। मैंने बोला मेरी चप्पल जूतों की दुकान है, बाजू वाला ब्लॉक मेरे को बेचना है या इधर किराए पे देना है, लेकिन चप्पल जूते की दुकान नहीं लगाओगे क्योंकि मेरा नुकसान हो जाएगा। दैट इज माई राइट, इज अ पार्शियल रेस्ट्रेंट। मैंने ये थोड़ी बोला कि तू कुछ भी मत बेच, ये थोड़ी बोला। तूने दुकान बेचने किच नहीं, किराए पे देने किच नहीं, ऐसा बोला क्या? नहीं बोला। क्लियर है सबको? पार्शियल रेस्ट्रेंट अगर है तो इज अ वैलिड कंडीशन, टोटल रेस्ट्रेंट है, फुल्ली रेस्ट्रेंट है, इनवैलिड कंडीशन है। बोलने का मतलब आपने रखी हुई कंडीशन भी ऐसी होनी चाहिए जो अपने आप में वैलिड हो। क्लियर है सबको मैटर?
तो फाइनल सेंटेंस क्या है? एन ऑफर मे बी कंडीशनल, हो सकता है। क्लियर? एन ऑफर मे बी स्पेसिफिक और जनरल। कौन सा? स्पेसिफिक ऑफर। व्हेन एन ऑफर इज मेड टू अ पर्टिकुलर व्यक्ति, पर्सन, इज अ स्पेसिफिक ऑफर। नहीं समझा? एन ऑफर इज मेड टू जनरल पब्लिक, इन जनरल पब्लिक, जो मेरा ब्रीफकेस ढूंढ के लाएगा उसे मैं 5 लाख रुपए दूंगा। राजीव गांधी हत्याकांड के बारे में जो सही जानकारी लाके देगा उसे मैं 5 लाख रुपए दूंगा। राजीव गांधी जब गए थे तब ये दूरदर्शन पे ऐड आती थी। ये जो जनरल ऑफर, जनरल ऑफर, आप उसके टर्म्स को कंप्लीट करिए, ऑफर एक्सेप्टेड। नहीं समझा? लक्स साबुन में जिसको कॉइन मिलेगा उसको हम 1 करोड़ रुपया देंगे। नवीन ने लेके आया लक्स साबुन, बाबा मस्त घिस घिस के ला, 1 2 3 कॉइन निकलता क्या? इज अ जनरल ऑफर। जिसका कॉइन निकला मानेंगे कि उसने एक्सेप्ट कर डाली। समझा सबको? तो ऑफर मे बी स्पेसिफिक और जनरल। व्हेन एन ऑफर इज मेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन, दैट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक ऑफर, एंड व्हेन द ऑफर इज मेड टू पब्लिक एट लार्ज, दैट इज however, लाइन समझी? Sometimes a specific group of a person may create a specific offer itself. नहीं समझा? कभी कभार एक पर्टिकुलर व्यक्तियों का ग्रुप भी अपने आप में जनरल नहीं, स्पेसिफिक ऑफर क्रिएट करता है। जैसे मैंने बोला था ना, मेरे सामने तुम थे, जो मेरे कुत्ते को ढूंढ के लाएंगा उसे 5,000 रुपए दूंगा। तो ये ऑफर तो एक पर्टिकुलर ग्रुप तक के लिमिटेड थी ना, सीमित थी ना। तो ग्रुप ऑफ पर्टिकुलर पर्सन्स में क्रिएट अ स्पेसिफिक ऑफर इटसेल्फ। समझा सबको? आगे, एन ऑफर मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस, मैंने बोला स्कूटर बेचना है, 5,000 में बेचना है, एक्सप्रेस ऑफर। सही है ना कितकी? ये बिल्डिंग बेचनी है, 1 करोड़ में बेचनी है, एक्सप्रेस बोल के, लिख के। एंड इम्प्लाइड बोले तो प्लेटफॉर्म पे गाड़ी का आके रुकना, दैट इज इम्प्लाइड ऑफर। बस का आके रुकना, इम्प्लाइड ऑफर। वेटिंग मशीन, इम्प्लाइड ऑफर। कॉइन बॉक्स, इम्प्लाइड ऑफर। कॉफी मशीन, इम्प्लाइड ऑफर। समझा? तो ऑफर में भी एक्सप्रेस भी हो सकता है या फिर इम्प्लाइड भी हो सकता है। इन्विटेशन टू ऑफर इज नो ऑफर। अब ये क्या है? 2 शब्द है, एक है इन्विटेशन टू ऑफर, दूसरा है नहीं ऑफर। 2 शब्द है, इन्विटेशन टू ऑफर और दूसरा नो ऑफर नहीं, ऑफर। उसका कहना क्या है कि इन्विटेशन टू ऑफर अलग है, ऑफर अलग है। इन्विटेशन टू ऑफर को आप ऑफर डिक्लेयर कॉल नहीं कर सकते। ये जो रूल्स हमने पढ़े हैं ये ऑफर के हैं, इन्विटेशन टू ऑफर के नहीं है। सर कैसे? बताता। जैसे कितकी, आप कभी रेस्टोरेंट गए? हाँ, कौन से रेस्टोरेंट जाते? स्पेसिफिक नहीं है सर। अरे कोई नाम बताओ मुझे। कौन से रेस्टोरेंट जाते हैं? हाँ, नैवेद्य मंगल। ये इधर वाला कौन सा? ये वाला? हाँ ठीक है, इधर है ना? नहीं, हाँ नैवेद्य में रेस्टोरेंट गए। अच्छा, रेस्टोरेंट में जाने के बाद सबसे पहले क्या होता? ठीक है ना, एग्जाम्पल में भी कोरोना ला रहे यार। हाँ, आगे क्या होता? हाँ, मेन्यू कार्ड लाके देता, बराबर। उसने जो मेन्यू कार्ड लाके दिया, यानी बोलूं क्या उसने ऑफर दिया तुमको। फिर आप क्या करते हैं? क्या ऑर्डर करते हैं? एक PBM, हाँ, एक पनीर बटर मसाला, हाँ, एक जीरा राइस। हाँ समझ गया मैं।
पीवीएम आप पनीर बटर मसाला ऑर्डर करते हैं, बराबर। हाँ, अब आपने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया क्या? एक्सेप्ट किया यानी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो जब वो पनीर बटर मसाला लेके आएगा तब उसे क्या बोलोगे? क्या बोल रहा? ऑफर ही इज अ व्यक्ति, लाइक। आगे बोलो। गलत हो रहा है एक्चुअली। उसने जब मेन्यू कार्ड लाके दिया, दैट इज नॉट ऑफर, दैट इज इन्विटेशन टू ऑफर। होटलिंग रेस्टोरेंट या फिर होटल्स इनवाइट्स यू कि भावेश आप हमें ऑफर दीजिए। नहीं समझा? हम आपको इनवाइट कर रहे हैं कि आप हमें ऑफर दीजिए। आपने बोला पनीर बटर मसाला चाहिए, दैट इज योर ऑफर, और जब हम लेके आएंगे दैट इज आवर एक्सेप्टेंस। नहीं समझा? तो 3 स्टेप्स इन्वॉल्व यहां पे थे। समझा क्या? एक ऐड आई थी, एक मुर्गी पे एक मुर्गी फ्री। रिया ने ऐड देखते बराबर फटाक से भागी मुर्गी वाले के पास, भैया मुर्गी 2 फ्री वाली के साथ। मुर्गी वाला बोला तीशा मुर्गी खत्म है। ये बोली मुर्गी ऐसे कैसे खत्म, तुमने ऑफर दिया था, मैं पहुंच गई, एक्सेप्टेड, इज अ कॉन्ट्रैक्ट, आई विल फाइल अ सूट अगेंस्ट यू। बोले जा मुर्गी वाला तू केस फाइल कर डाल। जाके इसने केस फाइल कर डाली। जजमेंट किसके फेवर में आएगा? क्यों? अबे उसने ऐड दी थी, इनविटेशन टू ऑफर था, वो ऑफर थोड़ी था एक मुर्गी पे एक मुर्गी फ्री। तुम्हारा वहां जाके बोलना भैया मुर्गी मिलेंगी, दैट इज योर ऑफर। वो देता है तो एक्सेप्टेंस, नहीं तो नहीं। बात समझ में आई? हाँ। उसके अलावा और आपको पता है क्या, कोई भी कंपनी जब अपने शेयर्स मार्केट में बेचने के लिए लाती है, सुना है आपने? कोई भी कंपनी जब अपने शेयर्स, अभी एसपी में भी सुन रहे होंगे, हाँ, इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ के तहत पब्लिक को बेचने के लिए लाती है, तो उसके लिए एक भावेश, उसके लिए कंपनी एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है। सुना है क्या? प्रोस्पेक्टस एक न्यूज़पेपर जैसा पर्चा, या आप जब कॉलेज में एडमिशन लेते आप भी कॉलेज का पहले प्रोस्पेक्टस लाते, सही है? हाँ। अच्छा, प्रोस्पेक्टस में खुशी आपने पढ़ा कि कंपनी कैसी है, उसके मालिक डायरेक्टर्स कौन हैं, हु इज अ मेजॉरिटी शेयर होल्डर, कंपनी क्या काम करती है, उठाया हुआ पैसा जनता से कहां डालेगी, ये सारे डिटेल्स आपने प्रोस्पेक्टस में पढ़े, आपको अच्छा लगा, सो खुशी ने शेयर खरीदने के लिए, पब्लिक में से ही एक खुशी है, 100 शेयर्स को खरीदने के लिए खुशी ने अप्लाई किया। अच्छा, फिर कंपनी को एप्लीकेशंस मिले, बहुत सारे लोगों से मिले, फिर कंपनी ने शेयर्स बांटे, कुछ को मिले कुछ को नहीं मिले, बिकॉज द इशू वाज ओवर सब्सक्राइब। सुना है क्या? ओवर सब्सक्राइब। हाँ, तो इसलिए कुछ को मिले कुछ को नहीं मिले। बोले तो शेयर्स का उन लोगों ने अलॉटमेंट किया। इन तीनों स्टेप्स में अगर आप देखोगे तो प्रोस्पेक्टस इशू करना इज इनविटेशन टू ऑफर। इसे मैं ऑफर नहीं बोल सकता, अगर इसे ऑफर बोला तो तुम्हारा अप्लाई करना आपका एक्सेप्टेंस बन जाएगा, और यहां पे ही कॉन्ट्रैक्ट जिंदा हो जाएगा, पार्टीज बाइंड हो जाएंगे। लेकिन मुझे बताइए, अगर बेचने थे 1 लाख शेयर, एप्लीकेशन 2 लाख शेयर्स की जनता से मिली, तो मैं कैसे 2 लाख शेयर बेचने के लिए बाइंड रहूं? फिर मेरे पास तो उतने शेयर्स ही नहीं है बेचने के लिए, तो गलत हो जाएगा ना उस केस में। इसलिए प्रोस्पेक्टस इशू करना इज इनविटेशन टू ऑफर, अप्लाई करना इज योर ऑफर, और कंपनी ने शेयर्स अलॉट करना, कुछ को करना कुछ को नहीं करना, दैट इज कंपनीज एक्सेप्टेंस। समझा? यस सर। आपको प्राइस कोटेशन मिलता है, कोटेशन, ये इतने का, ये इतने का, ये इतने का, उसका नेचर क्या है? प्राइस लिस्ट, इनविटेशन टू ऑफर। टेंडर नोटिस,
गंधेश कॉमर्स क्लासेस को डेस्क बेंच चाहिए, तो डेस्क बेंच खरीदने के लिए आज का जमाना उल्टा है, बिजनेस ट्रेंड उल्टा है। हम खुद नहीं जाते हैं, हम पेपर में एक ऐड देते हैं जिसे बोला जाता है टेंडर नोटिस देना। उसमें हम लिखते हैं कि हमें डेस्क बेंच चाहिए, द फर्नीचर मार्ट हु आर इंटरेस्टेड, हमें बताए वो कितने में बेचेंगे, बोले तो ऑफर करेंगे। इसका हमने क्या किया, पेपर में नोटिस दिया, दैट इज कॉल्ड एज। अब इस टेंडर नोटिस के अगेंस्ट में केतकी फर्नीचर मार्ट वाले ने बोला हम आपको एक डेस्क बेंच 1200 का बेचेंगे। टेंडर कोट करना सुना है क्या, पिक्चर में सुना होगा, टेंडर भरा क्या रे, तो केतकी फर्नीचर मार्ट वाले ने गंदेज में टेंडर भरा। उर्वी फर्नीचर वाले, इसने बोला 1400 में बेचेंगे एक फर्नीचर। इसने भी क्या किया, अपना टेंडर भरा, बोले तो क्या दिया, ऑफर दिया बेटे, ऑफर दिया। और हमने जो टेंडर नोटिस दिया था ना, उसका नेचर क्या था, तुमने टेंडर भरा बोले तो क्या दिया, और इनमें से किसी का तो भी टेंडर पास होगा। तीसरी भी एक है, रिया लकड़ा वाले बोले 1500 में एक डेस्क बेंच बेचेंगे, किसी एक का टेंडर मैं पास करूंगा, बोले तो उसे एक्सेप्ट करूंगा, देन इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। समझा कैसे, 3 स्टेप्स है यहाँ पे। इसलिए रूल क्या बता रहा है, द ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर बोथ आर डिफरेंट। ये जो रूल्स हमने पढ़े हैं वो इन्विटेशन टू ऑफर्स के नहीं है, ऑफर के थे। बात समझी। लास्ट, क्रॉस ऑफर डू नॉट क्रिएट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सर बोले तो क्या, मैंने एक लेटर भेजा 1 जनवरी को, बोला उर्वी मुझे अपना घर 50 लाख में बेचना है। 1 जनवरी को ही उर्वी ने भी मुझे एक लेटर सेंड किया विदाउट नॉलेज ऑफ अदर्स माइंड। उसने भी वही लिखा, सर आई वांट टू परचेस योर हाउस फॉर ₹50 lakhs विद द सेम टर्म्स एंड कंडीशन। कोई डिफरेंट नहीं, आप समझ रहे, 1 जनवरी को विद सेम टर्म्स एंड कंडीशन, इधर से एक लेटर उधर गया ऑफर का, और उधर से एक इधर आया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया क्या फिर? पूरी बोले अरे मेरे भी मन में वही था, तुम्हारे भी मन में वही, क्या हो गया कॉन्ट्रैक्ट? नहीं समझा, मैंने भी लेटर देखा, अरे मेरा भी तो यही कहना था, तेरा भी वही, हो गया कॉन्ट्रैक्ट। बोथ आर बाइंड नाउ टू परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशंस। बाइंड है कि नहीं है? नहीं बोलूंगे तो तुमने ये सुन लिया ना। दिस इज कॉल्ड एज क्रॉस ऑफर एंड द क्रॉस ऑफर विल नॉट क्रिएट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि उस केस में भी किसी एक पार्टी को एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करना पड़ेगा। बात समझ में आई? ऐसा आप नहीं बोल सकते अरे मेरे मन में भी वही था, तेरे भी मन में वही, हो गया कॉन्ट्रैक्ट। किसी एक को अपना एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करना पड़ेगा। The cross offer will not create a valid contract. क्लियर है सबको? चलो एक बार वापस रिपीट करते, व्हाट इज ऑफर, रिवाइज करते, व्हाट इज ऑफर, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाई हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, इतना तो भी याद में रखिए। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाई हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, दैट इज कॉल्ड एज ऑफर। क्या बोला मैंने, एक बार वापस, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाई हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, दैट इज कॉल्ड एज। Then what are the essential elements of valid offer? बिना देखे याद करने की कोशिश कीजिए। Offer must be communicated, must be lawful, must be certain, must create legal obligation, must not contain a negative terms. Then there must be a final willingness. Offer may be specific or general, may be express, implied, or may be conditional. Invitation to offer is no offer. Cross offer will not create valid contract. क्लियर है सबको? चलो हम यहाँ इस लेक्चर को रोकते, कल हम एक्सेप्टेंस पे जाएंगे और उसके बाद बचा हुआ टाइप्स ऑफ ऑफर वगैरह देखेंगे। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स, थैंक यू।